अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज बड़ा एक अहम दिन है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में गिरफ्तार होने वाला भारतीय जासूस, भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव, जिसे आलमी अदालत इंसाफ में उसका फैसला आज सुनाया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से खुद अपने बयान में भी, अपने वीडियो बयान के अंदर भी वो एतराफ़ जुर्म कर चुका है, लेकिन भारत इस मामले को लेकर आलमी अदालत इंसाफ में गया। एक तवील अरसे तक इसमें मुख्तलिफ जो बहस भी होती रही, दोनों जानिब से वकला ने अपने दलाइल भी दिए। आज उम्मीद की जा रही है कि आलमी अदालत इंसाफ बहरहाल वो फैसला इंसाफ पर मबनी करेगा और पाकिस्तान के लिए ये फैसला सामने आ जाएगा। इसी बात की उम्मीद है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद सीनियर कानूनदान और इंटरनेशनल लॉ पर बड़ी महारत रखते हैं अमर बिलाल सूफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया अमर बिलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल हैं। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब आपके वक्त का। मैं आगाज़ कर लेता हूं सबसे पहले अमर बिलाल सूफ़ी साहब आपसे। सर, आज बड़ा ये अहम दिन है और फैसले की तवक्को और तमाम तर चीज़ें जैसे आप जिस तरह से देख रहे हैं कानूनी मामलात के हवाले से, क्या उम्मीद है सर आज आपको? देखिए जी, मेरा ख्याल है ये एक बहुत अहम फ़ैसला आने वाला है आज शाम को। और बेसिकली तो हिंदुस्तान जो गया है ICJ में, उसका प्रेयर जो है वही उसका गोल डिफ़ाइन करती है। और प्रेयर उनकी जो है, 2-3 प्रेयर्स हैं, लेकिन जो उनकी आखिरी और अहम प्रेयर है वो ये है कि कन्विक्शन को सेट असाइड करके कुलभूषण यादव को इंडिया भिजवा दिया जाए। अब जाहिर है ये एक एक्सट्रीम प्रेयर है और मेरा ख्याल है ये इंडिया को ग्रांट होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ और चीज़ें भी मांगी हैं कि हमें काउंसलर एक्सेस दी जाए और काउंसलर एक्सेस देने के कॉन्सिक्वेंस में कन्विक्शन को सेट असाइड करके रीट्रायल किया जाए और बाकी मामलात भी देखे जाएँ। अब देखना ये कि कोर्ट इस पर क्या कहता है, बिकॉज़ ये जो इशू काउंसलर एक्सेस का है बैनुल-अक़वामी कानून में, इसमें जेन्युइन एम्बिग्विटीज़ हैं। काउंसलर एक्सेस वैसे तो उसकी बुनियादी कानून वियना कन्वेंशन है, लेकिन काउंसलर एक्सेस की जो जूरिस्प्रूडेंस और स्टेट प्रैक्टिस है वो बहुत फैली हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक बराह रास्त एग्रीमेंट्स भी हैं। सो इन सब की इंटरप्रिटेशन जो पाकिस्तान की कानूनी टीम ने प्रेजेंट की हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है आज ICJ करने जा रहा है। और इसीलिए ICJ ने मुल्कों को, कई ममालिक को इन्वाइट किया कि अगर वो आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना इनपुट दे सकते हैं ऑन देयर स्टेट प्रैक्टिस। यानी गोया ICJ इस चीज़ का अयादा कर रहा है कि काउंसलर एक्सेस इन केसेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पर कानून उतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए। तो इस जजमेंट का इंतज़ार ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोगों को है, बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून दानों को भी है कि ये जूरिस्प्रूडेंस की वजाहत ICJ कैसे करेगा। सही। अच्छा अहमद साहब, इस पे बड़ा एक अहम आपने मामला उठा लिया है काउंसलर एक्सेस का, तो इसमें क्या हो सकता है इस पर बात करते हैं। मैं जनरल साहब को आपको शामिल गुफ्तगू करूँगा। भारतीय दी का जो सबूत है वो दुनिया के अब सामने है। आप आज के फैसले को किस तरह से तवक्को कर रहे हैं? देखिए जी, असल हकायक तो जब आज शाम को फैसला आता है तो उसी वक्त पता चलेंगे। लेकिन कुछ मैं समझता हूँ इस केस को, पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत था और पाकिस्तान के वकील ने बड़े भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ भी पेश किया, जिसमें जो मुदल्लल था, दलाइल थे उसमें, और बहुत वज़न था। और उसको आम हालात में उससे इनहराफ करना या उसको झुठलाना वो मुमकिन नहीं था। उनमें ख़ास तौर पे जो भारत का स्टांस था, मसलन भारत ये कहता था कि हमारा आदमी बेगुनाह है, ये सिविलियन है, बहुत पहले से रिटायर हो चुका हुआ है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये बेगुनाह है, इसको मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ज़बरदस्ती सज़ा दी गई, जो कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो रिलायबल नहीं है, और ये सिविलियन था, इसका मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं जाना चाहिए था, लिहाजा इसको रिहा करके हमारे हवाले किया जाए। अब रिहा करने वाली बात तो बहुत दूर की है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपका केस इतना मजबूत है कि वो नहीं होगा। लेकिन आप ये भी जहन में रखिए कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इस जैसे तमाम वो अदारे जो यूनाइटेड नेशन के ज़ैली अदारे कहलाते हैं, इनमें पॉलिटिकल असर रसूख बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे बड़ी क़ुव्वतें इन अदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। हालांकि ख़ुद अगर देख लें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फ़ैसले अमेरिका ने कबूल नहीं किए, इसराइल ने कबूल नहीं किए। पीछे चाइना का एक साउथ चाइना सी में बाज़ जज़ायर के बारे में फ़ैसला चाइना के ख़िलाफ़ आया था, चाइना ने उसको नहीं माना। तो ये बड़े मुल्क तो ये कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके माली माशी हालात बहुत बुरे हैं
उनके लिए मसला है कि अगर आप यूनाइटेड नेशन की अदालतों की बात ना माने तो आपके ऊपर पाबंदियाँ या कोई ऐसे आ जाएँ, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ जिससे आपके लिए मज़ीद माली मुश्किलात पैदा हों, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। लिहाजा पाकिस्तान का तो यही स्टांस होगा कि जो भी फैसला आया हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन अब फैसला क्या हो सकता है, जो मेरे हवाले से या क्या बात भी क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात करते हैं। अमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर राय लेंगे। और फैसल अजीज़ साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, मैं चाहूँगा कि आज के फैसले के हवाले से कमेंट के कुछ सवाल भी पैदा हो रहे हैं। मैं चाहूँगा आप भी अमर साहब से सवाल करें, हम भी सवाल करते हैं। जी फैसल साहब, आज के फैसले से आपको क्या उम्मीद लग रही है? पिछली हेयरिंग भी आपने सारी देखी थी, प्रोग्राम भी आपने इस बात पर किया। जी सर। देखिए, पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है। एक सर्विंग ऑफिसर पकड़ा गया, जिसको हुसैन मुबारक अली के पासपोर्ट से पकड़ा गया, और वो उसने जो कुछ बयानात दिए वो सबके सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोग कहते रहे, डिमांड करते रहे कि जो फैसला दिया उसके तहत उस पर अमल दरामद होना चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। खैर, आलमी अदालत इंसाफ के अंदर क्या सूरत हाल होती है आज मालूम हो जाएगा। सवाल जो मैं चाहूँगा कि अहमद बिलाल सूफी साहब से करना चाहिए, क्योंकि वो माहिर हैं और तमाम चीज़ों को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं। सूफी साहब, अगर फैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आता है, अगर, मैं बार बार कहूँगा अगर, तो पाकिस्तान में जो अवामी रद्द-ए-अमल है, ख़ास तौर पर जो हमारी यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात कराची में हुए हैं, बलूचिस्तान में हुए हैं, कुलभूषण यादव का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया और उसने खुद कबूला, एक बार नहीं कई बार कबूला, और बग़ैर प्रेशर के उसके वीडियोस सामने आते रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा अगर पाकिस्तान, फ़र्ज़ करें उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, अगर आता है तो पाकिस्तान मान लेगा 1, 2, 3 जो उनकी डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स के ऊपर काउंसलर की मुहैया कर दिया जाएगा या हवाले कर दिया जाएगा? ऐसी कोई सूरत हाल आप देख रहे हैं? मुझे तो ऐसा अमल मुश्किल नज़र आता है, बिकॉज़ फ़ैसला जब आएगा तो सबसे पहले ये तयन होगा कि जिस तरह की इवेंचुअलिटी की बात आपने की है कि अगर ख़िलाफ़ आता है तो ख़िलाफ़ आने का लीगल डॉक्यूमेंटेशन या लीगल फार्मूलेशन क्या है। सवाल ये है कि ये जो अल्फाज वो इस्तेमाल करेंगी, ऑब्जर्वेशन होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये महज एक रिकमेंडेशन होगी, ये पहले फ़ैसला होगा, उसके बाद यानी कि जजमेंट को एग्जाम, ये नहीं होगा कल फ़ौरन ही जो उस पर उससे मुताल्लिक़ काम है वो शुरू हो जाएगा। दूसरा इसमें जो अहम चीज़ है पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंट की है वो है FIR नंबर 6 और दूसरे वक़ुओं से मुताल्लिक़ FIR हैं, यानी कि कुलभूषण यादव का लीगल स्टेटस पाकिस्तान के कवानीन की रोशनी में एलियन एनिमी का है। एनिमी एलियन की एक बाकायदा लीगल इस्तिलाह है जो आइन के अंदर मौजूद है, और जब आप एनिमी एलियन का स्टेटस रखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स आपको डिसएंटाइटल्ड होते हैं। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट्स। आपने अगर कोर्ट की दादरसी के लिए भी जाना है तो भी आपको फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। सो एनिमी एलियन जो शख्स हो, फिर ये देखना पड़ेगा कि इस जजमेंट की इंटरप्रिटेशन इस एनिमी एलियन की बाबत कैसे की जाए, बिकॉज इसका एक और पहलू ये भी है, और पाकिस्तान ने इस चीज़ को इस हद तक डॉक्यूमेंट किया है, जो उससे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है बाकी FIRों में। जिन वक़ुओं का आपने जिक्र किया उसमें इसका फुटप्रिंट मौजूद है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, वो इन्वेस्टिगेशन जारी और सारी है। अब सवाल ये है उस इन्वेस्टिगेशन में अगर आप काउंसलर एक्सेस मुहैया करते हैं एज पर, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो काउंसलर एक्सेस लेने वाला शख्स है वो कोई ट्यूटरिंग कर दे, कोई मैसेज दे दे, कोई थ्रेट क्रिएट कर दे और वो इन्वेस्टिगेशन इंटरप्ट हो जाए? अगर तो वो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुकी है फिर तो काउंसलर एक्सेस देने की बात सोची जानी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है तो फिर और चीज़ें उस पर एग्जामिन करनी होंगी, और ये चीज़ दुनिया को भी एक्सप्लेन करना होगा, ICJ को भी शायद एक्सप्लेन करना पड़ जाए, इंडिया को भी एक्सप्लेन करना होगा कि देखिए ये जो जजमेंट है, जो जिसकी कन्विक्शन आप चैलेंज कर रहे हैं, ये तो सिर्फ फील्ड कोर्ट मार्शल है एस्पिनाज की हद तक। जो बाकी केसेस हैं, बाकी चार्जेस हैं, उन पर तो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, अभी ट्रायल होना है। तो जब उनका ट्रायल शुरू होगा तो उस वक्त भी हम सोच सकते हैं कि ट्रायल से पहले इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद हम एक्सेस दे दें, ताकि लॉयर ऑफ हिज चॉइस एक्सेस और कन्वीनियंस जो भी उनको चाहिए वो हम अवेलेबल कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान इस सिमत में सोचता है तो। सो अभी बहुत इफ्स एंड बट्स इसमें शामिल हैं, और मेरा ख्याल है उसको हमें फैसले का इंतज़ार करके फिर इन सब बातों को आगे लेकर डिस्कस करना चाहिए। सही। अच्छा, इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट सवाल भी मैं करूंगा। अगर पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला आता है तो उसमें मामलात के हवाले से, तो इसमें सूफी साहब, अगर पाकिस्तान के हक़ में ये फ़ैसला आ जाता है कि ये तमाम तर मामलात कौंसलर रसाई भी नहीं है, जो जितने भी उन्होंने प्ली ली है भारत ने, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कहीं और जाने की किसी पोजीशन में भारत है? मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताया जाए। दूसरा, फिर पाकिस्तान इस सारे अमल को किस तरह से आगे मज़ीद उठा सकता है?
सही बात। देखिए, पाकिस्तान जो है, अगर उनकी पिटिशन डिसमिस हो जाती है इंटायरली, तो फिर पाकिस्तान को दो चॉइसेस हैं, या वो इस फील्ड कोर्ट मार्शल की कन्विक्शन को एक्सिक्यूट कर दे इन अकॉर्डेंस विद लॉ, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि इस पर ज़रा तामुल कर ले ताकि बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी हो जाएं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि उन चीज़ों का ट्रायल होना भी ज़रूरी है और उस ट्रायल के तवस्सुत से जो इंडियन इंटरवेंशन का फुटप्रिंट है वो ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में डॉक्यूमेंट हो जाएगा, अगर ये पॉलिसी पोजीशन गवर्नमेंट की होगी तो फिर ये ऑप्शन भी उनके पास अवेलेबल है कि इस कन्विक्शन को रोक कर बाकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कर लें। और उसमें अगर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में उनको इंडिया से कोई ताउन दरकार है, वहाँ से कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स लेनी है, बिकॉज वो भी पाकिस्तान की दरख्वास्त जो है पाकिस्तान ने सबमिट ICJ में की हुई है। सो एक ट्रांसनेशनल क्राइम था जिसमें एक वेजिंग ऑफ वॉर का पूरा प्लान था, जिसमें एक शख्स जो उसका कारिंदा था वो पकड़ा गया। ये इंतहाई गैर मामूली ऑफेंस है। जो प्रेसिडेंट्स दुनिया में मौजूद हैं जिसमें काउंसलर एक्सेस दी जाती है वो रूटीन के ऑफेंसेस हैं, रॉबरी हो गई, कोई थेफ्ट हो गया, कोई एक्सीडेंट से किसी ने आपने बंदा मार दिया, वहाँ तो इट इज़ अ डन थिंग कि आपने देनी है। लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन इतने हाईली सेंसिटिव मैटर्स में कर रहे हैं कि एक रियासत दूसरी रियासत में इंटरवेंशन कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन की ब्रीच कर रही है, और साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के नीचे जो पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, मेरा ख्याल है ये बहुत सीरियस लीगल डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान की हुकूमत को बगौर जब ये जजमेंट आ जाए तो फिर बैठ कर सारी ऑप्शन इवेलुएट करके फिर आगे चलना चाहिए। सही, बिल्कुल सही है। मैं इस पे जल साहब से भी जल साहब, अगर फैसला पाकिस्तान के हक में आ जाता है तो फिर पाकिस्तान को सफारती मामलात के हवाले से इस सारे केस को, इन चीज़ों को किस तरह लेकर आगे चलना चाहिए, आपकी क्या राय जल साहब? कि यही होगी कि ये चीज़ इस तरह हो जाए कि किसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मान ले कि ये रिटायर्ड आदमी था, अपनी ज़ाती हैसियत में गया हुआ था, भारत ने नहीं भेजा हुआ था, लिहाजा इस पर इल्ज़ामात गलत हैं। कोशिश तो उसकी यही थी पूरी, लेकिन चूँकि मैं शवाहिद की बुनियाद पे ये समझता हूँ कि ये मुश्किल होगा इसका फ़ैसला इस तरह, तो अगर ये फ़ैसला वही रहता है कि उसकी सज़ा मौत नहीं, उम्र कैद बरकरार रहती है, तो उस सूरत में तो फिर भारत एक दहशतगर्द मुल्क वाज़े तौर पे सामने आ गया। अब डिपेंड करेगा उसका कि पाकिस्तान इसको किस हद तक इस्तेमाल करता है। आज दिन तक तो पाकिस्तान ने ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की। भारत हमारे ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं ला सका किसी चीज़ का, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। न सिर्फ ये कि पुलवामा के वाक़े में सिर्फ एक वो जैश मोहम्मद वाली क्लिप का जिक्र आया कि जी उसमें उन्होंने कहा हमने कराया, तो आप देखिए कि भारत चढ़ सॉवरेनिटी वायलेट की, बालाकोट तक चले गए, और बालाकोट में तो ये अल्लाह की मेहरबानी के वहाँ कुछ नहीं था, वरना अगर वहाँ कुछ होता और ये बेगुनाह लोगों को मार आते तो आप सोचिए कि क्या मुल्क का हाल होता उस वक्त। तो भारत इसको इस्तेमाल करता रहा, हमने इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया। कलभूषण को आज का हमारे पास नहीं है, 3 साल हो गए उसको, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हमें सोचना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अगर फैसला इस तरह का आ जाता है कि जहाँ वो दहशतगर्द ही तस्वर किया जाता है, तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ढोल पीटना चाहिए इसका कि देखिए ये वो मुल्क है जो रियासती दहशतगर्दी करवाता और हमारे ऊपर इल्ज़ाम धरता है। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखें मैं इस चीज़ को इस नुक्ता निगाह से देखता हूँ, मैं बड़ा दुखी होता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में 70-80 हज़ार लोग मारे गए, और जो मारे गए वो ज़्यादातर वो थे जिनको बेगुनाह थे, और भारत ने दहशतगर्दी करवाई चाबहार से या अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, कंधार से। नतीजा ये कि भारत दोनों तरफ मुलव्वस है, और ये 70-80 हज़ार लोगों का कत्ल ये हमारी कुर्बानी नहीं, ये इसके कत्ल है जो जिसका मुजरिम भारत है। और ये खून नाहक 70-80 हज़ार लोगों का पाकिस्तानियों का बह गया, उसके बावजूद पाकिस्तान के माथे के ऊपर ही एक लेबल टिका दिया गया भारत ने अपनी सफारतकारी और मेहनत से कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। बताइए इससे बड़ी और दुख देने वाली चीज़ क्या होगी कि मारे भी आप गए, खून आपका बह गया, आपके अजीज़ो कारब दुनिया से उठ गए, और फिर आप ही दहशतगर्द भी कहलाए। ये ख़राबी है जो रियासती कोशिशों में कि यहाँ एक मुर्दनी छाई है। लगता नहीं है कि कोई किसी को एहसास है कि इतनी जानें गंवाने के बाद भी अगर हम दहशतगर्द कहला रहे हैं तो लाजमन हमारे अंदर को ख़राबी, हमें इस केस को लड़ना है। हमने कोई काउंटर नैरेटिव सामने लेके आना है जिससे दुनिया को भारत का असली चेहरा दिखाया जा सके। तो मैं तवक्को ही कर सकता हूँ, जैसे आपने सवाल किया, ये तवक्को ही कर सकता हूँ कि आज पाकिस्तान की हुकूमत इस फैसले को शाम को जब सुनेगी तो सुनने के बाद
कुछ न कुछ इस पे सोच विचार होगी कि भारत का असल चेहरा चूंकि सामने आ ही गया है। जल साहब बिल्कुल अब देखना ये कि साथ हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होता है। मैं अहमद साहब से भी एक सवाल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आज कुछ ही देर के बाद ये फैसला 7 बजे का वक्त जो दिया गया है, तवक्को है कि वो फैसला आ जाएगा। आपको पिछली हेयरिंग उनका जो भी मामलात हुए हैं वो देखते हुए क्या लग रहा है, आज फैसले की तवक्को क्या है पाकिस्तान के हक में, और अगर ये पाकिस्तान के हक में आता है फैसला तो फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनली क्या स्टैंड लेना चाहिए होगा? देखिए, पाकिस्तान की लीगल फुटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग है वो इस वजह से है कि वो जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट थे जिन्होंने पासपोर्ट पे, डेविड वेस्ट उनका नाम है, जिन्होंने पासपोर्ट के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि पासपोर्ट फोर्ज नहीं है और ये इंडियन अथॉरिटीज़ ने इशू किया है जिस पे वो गलत नाम के साथ ट्रैवल करते। और 17 दफ़ा उन्होंने ईरान और इंडिया के बीच में सफ़र किया है, और कभी भी किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें ना तो पकड़ा, तो उसका मतलब है कि फैसिलिटेटेड ट्रैवल था। उसके बाद जो अहम बात है वो ये कि इंडिया जो है वो तवातुर के साथ ICI में काउंसलर एक्सेस की बात करता है। काउंसलर एक्सेस पे भी हमारी 2008 की एक ट्रीटी है जिसमें हमने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि जहाँ एस्पिनाज होगा या नेशनल सिक्योरिटी का इशू होगा तो काउंसलर एक्सेस वियना कन्वेंशन के तहत फौरी तौर पर नहीं मिल जाएगी, वो केस टू केस बेसिस पर एड्रेस हो सकती है। तीसरी अहम बात यह है कि इंडियन लॉ भी बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ इंडियन जजेस जो हैं वो पैनल पे भी हैं और उन्होंने अपने बायस का इजहार भी किया था। लेकिन हमारे पास एक प्रेसिडेंस है, और वो प्रेसिडेंस ये है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है वो आपकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन से क्लैश करता है तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होता कि आप बात उसको माने, क्योंकि जो ICI है एपेलेट कोर्ट नहीं है, वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स की हमारे पास इसकी समझिए मिसाल मौजूद है कि जब ICI ने उनके खिलाफ वर्डिक्ट दिए था तो उन्होंने उसको नहीं मानना था क्योंकि वो उनकी अपनी जुरिसडिक्शन से क्लैश कर रहा था। पाकिस्तान मेरा ख्याल है ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ रहेगा, और इंडिया को भी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये डायरेक्ट किया जाएगा कि वो इस केस के इवेंचुअल फैसले के लिए पाकिस्तानी कोर्ट से रिज्यू करें। रीट्रायल की रिक्वेस्ट आ सकती है लेकिन इन पाकिस्तान इसको उस लेवल पे ना तो ग्रेजुएट किया जा सकता है और ना जो इंडिया डिमांड कर रहा है ना कि जी रिवर्सल हो जाए, इक्विटल हो जाए, वापसी हो जाए, ना मैं समझती हूँ कि वो हो बिल्कुल इस पे ज़्यादा उनका फोकस भी रहा। तो अहमद साहब, वियना कन्वेंशन की जो शेख 36 है उस पर ज़्यादा फोकस के तौर पर पूरा ये केस भारत ने वो उसी पे बात की, उसी पे ज़्यादा किया, बल्कि उनके तो दलाइल भी लिखे हुए थे उस वक्त जब वो दे रहे थे। अभी अगर ये पाकिस्तान के हक में फैसला आता है तो पाकिस्तान में हुसैन मुबारक पटेल या कुलभूषण यादव को सजाए मौत दी जा चुकी थी, फैसला यानी कि हो चुका था, तो उसके बाद इस फैसले पर फौरी अमल दरामद मुमकिन है या जो दीगर केसेस भी उन पर हैं उनका भी ट्रायल होगा? फिर ये चॉइस है जी, चॉइस ऑफ द होस्ट स्टेट होती है। अच्छा, अगर और भी केसेस हैं और मुख्तलिफ केसेस हैं तो आप एक केस में ही उसे लॉजिकल एक्सटेंट तक लेके जाना चाहते हैं, कन्विक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, एक ये चॉइस है। दूसरी चॉइस ये है कि आप दूसरा कोई केस खोलना चाहते हैं, इस कन्विक्शन को रोकना चाहते हैं जब तक कि बाकी ट्रायल ना कंप्लीट हो जाएं। तो ये चॉइस ऑफ द होस्ट स्टेट है, और इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि जब ये जजमेंट आ जाएगी तो उसको सामने रख कर शायद ये बेहतर होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले का जायज़ा ले, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को सामने रखे, अक़वाम मुत्तहिदा के मामलात को सामने रखे, ICJ के जजमेंट को सामने रखे। सही। और फिर ये लीगल फैसला भी होगा, स्ट्रेटेजिक भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, इसके रीजनल डायमेंशंस भी होंगे। हम ये समझते हैं कि क्रिमिनल एक मुल्क का दूसरे मुल्क में भी उतना ही क्रिमिनल होगा, तो लिहाजा हमारी कोई जो लीगल प्रोसेस है हमें अपने लीगल प्रोसेस की रिस्पेक्ट भी करवानी है ग्लोबल कम्युनिटी से। तो ये सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फैसले जब जजमेंट इस तरह की आती है तो फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा अर्करेजी के साथ मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ इस पर अपना इनपुट सेपरेटली देंगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस इस पर सेपरेटली इनपुट देगा, लॉ मिनिस्ट्री सेपरेटली देगी, दूसरी कोई और मिनिस्ट्री जो है वो सेपरेटली इसको एग्जामिन करेगी। कोई इंडिपेंडेंट रिव्यू भी इस जजमेंट का करवाया जा सकता है फॉर्मली कि हम क्या, हमारे पास लीगल स्पेस है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला मुझे नहीं लगता
जब ये जजमेंट आएगी तो उसके बाद अगर ये इवेंचुअलिटी बनती है तो पाकिस्तान की हुकूमत को बैठ कर बड़ी तफसील से इसको एग्जामिन करना होगा और इसी तरह इसके मुज़मरात को देखना होगा। बिकॉज इंडिया ने पाकिस्तान को मैं समझता हूँ तारीख़ी मौका फ़राहम कर दिया था और वो मौका इस तरह से था कि पाकिस्तान उसको यूएन फोरम में डॉक्यूमेंट कर दिया। तो ये जो मवाद पाकिस्तान ने सबमिट किया है ICJ में, जो उसकी वेबसाइट पर अब हमेशा मौजूद रहेगा, ये पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की सिफारती आर्गूमेंट्स को हमेशा सपोर्ट देता रहेगा और उस तक एक्सेसिबल होगा बाय ऑल द कंट्रीज़ टू वेरीफाई पाकिस्तान क्लेम्स। सही। मज़ीद भी खबरें होंगी और इस पर बात करेंगे हम कि क्या मामलात हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर उमा बकाई साहब और दीगर मेहमान हमारे साथ हैं। आप भी हमारे साथ रहिए, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर उमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल साहब हमारे साथ हैं, फैसल अजीज़ साहब। डॉक्टर साहबा, इस वक्त एक तो मामला ये है कि जब ये फैसला आएगा उसके क्या मुज़मरात होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान के हक़ में ये फ़ैसला आता है तो पाकिस्तान अब इस तमाम तर अमल को जो बहुत देर से हम सिर्फ बात करते रहे, अब सबूत के तौर पर हमारे पास ये मौजूद होगा कि बलूचिस्तान हो या कराची या दीगर जगहों पर जिस तरह से भारत दरअंदाजी कर रहा है, ऐसे बाकायदा प्लान तरीके से इसको किस तरह से आश्कार किया जाए पूरी दुनिया में, किस तरह से इस पूरे के पूरे अमल को दिखाया जाए पूरी दुनिया को। बिल्कुल वाज़े हुई है। हमारा जो स्टैंड है अभी वैलिडेट हुआ है, क्योंकि जो BLA है, बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट आउटफिट के तौर पे डिक्लेयर किया है। US में भी उस बात की पज़ीराई हुई है। तो समझिए कि ये तो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि ये BLA जो है ये ना सिर्फ ये कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि इसको तवातुर के साथ इंडिया में सपोर्ट किया जाता है। इसके जो रहनुमा हैं या इसके जो लीडर्स हैं उसको इंडिया सपोर्ट करता है। उनके पास कैंप्स हैं, जो लोग बाज़ाहिर कहा जाता है कि वो डिसअपियर हो गए, वो यूजुअली इंडिया में होते हैं और उनको इन कैंप्स में पनाह हासिल होती है। तो और इसी तरह यूरोप में भी इनके लिए जगह तंग हुई है। तो जो बलूचिस्तान पे पाकिस्तान का स्टांस है वो तो समझिए इस वक्त खासा उसको ट्रैक्शन भी मिली है और वो वैलिडेट भी हुआ है। ऐसे केसेस अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कभी भी सही। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं फैसल साहब से एक सवाल करूं, उसके बाद एक बड़ा अहम सवाल है जो आपसे वो करना है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से उसमें क्या चीज़ होंगी। लेकिन फैसल साहब, एक तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर सी नज़र आना शुरू हो गई हैं कि अब क्या मामलात हैं और क्या हैं। 12 कुछ वक्त है, उसके बाद ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान को भारत के पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी के मामलात हैं। गुज़िश्ता दिनों खुद टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टोरी दी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी मुज़ाकरात का मामला है, भारत को किक ऑफ कर दिया गया उससे। एक ये पाकिस्तान के सारे अमल के अंदर जीत, लेकिन ये जीत को किस तरह से पूरा पब्लिसाइज किया जाए, पूरी दुनिया में सफारती सतह पर मजबूत करना, ये सबसे अहम है। मुदस्सिर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है जो भी आपने की है। जब कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुए, पकड़े गए, जिन्हें हम कहते हैं हुसैन मुबारक पटेल, उस वक्त इस मुल्क के अंदर जो हुकूमत थी, उसके जो वज़ीर आज़म साहब थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक दफ़ा भी कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया। मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी उसका एक अलग रवैया था, जिसके ऊपर कौम अलग तरीके से बिहेव करती थी, पाक फौज और तरीके से, इंटरनेशनली और सिनेरियो था, लेकिन हुकूमत उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही थी। लकीली जब ये हुकूमत आई और ICJ के अंदर ये केस चला, तो इस हुकूमत ने अपने वो लोग भेज दिए जिन्होंने ये तमाम हक़ाइक़ सामने रखे, पहले भी रखे थे, लेकिन ये जिस तरह से केस ठोस तरीके से आया। अब सेम हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, अगर पाकिस्तान के हक़ में इंशाल्लाह फ़ैसला आता है तो पाकिस्तान को एक बेहतरीन मौका मिलेगा सारी दुनिया को ये बताने का कि हिंदुस्तान किस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में करवाता रहा है। 60-70 हज़ार पाकिस्तानी जो शहीद हुए हैं उसका कातिल हिंदुस्तान है। किस तरह से वो चाबहार से और काबुल से साजिशें करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करता रहा है। और एक और इससे बढ़ के बात वो ये कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की मुलाकात होने जा रही है अमरीकी प्रेसिडेंट से जी।
पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका होगा सारी दुनिया को यह बताने का कि किस तरह से मोदी सरकार के दौर के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। तो अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आने वाली है। केस बहुत मजबूत है, इंडिया के हाथ में कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करनी है इस मुकदमे के अंदर, और उसके बाद पब्लिक डिमांड में इजाफा होगा कि कुलभूषण यादव को फांसी दी जाए। अब उसमें वो वाली बात जो सूफी साहब कह रहे थे कि और मुकदमात हैं, उसमें और तहकीकात के लिए उसको इस वक्त फांसी ना दी जाए और आगे चलाया जाए, लेकिन सारा इन्वायरमेंट जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा। और पाकिस्तान ने किस तरह से डिप्लोमेटिकली इसको जीतना है, यूएनओ के अंदर किस तरह जीतना है, और ममालिक में कैसे साबित करना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर अमन के खिलाफ और दहशतगर्दी करवाता रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आने वाली है। सही, बिल्कुल अच्छे। लेकिन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से जनरल साहब, मैं आपसे पहले ये सवाल वक्त जो है इमरान खान साहब ने भी कहा था कि भारत अमन के लिए एक कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। अब राहदारी का मामलात हैं, वो भी बातचीत चल रही है, उसको पूरी दुनिया भी सराह रही है। इस सारे अमल के अंदर आज का जो एपिसोड है, आपका आज का जो सिनेरियो, उससे नहीं असर होगा? और एक बहुत बड़ी रियायत थी जो पाकिस्तान ने दी थी। एक तरफा कोई भी दुनिया का मुल्क किसी गैर मुल्की को अपनी सरजमीन पे बग़ैर वीज़ा के आने की इजाज़त नहीं देता। ये वो वाहिद वाक़या है जहां हमने इंडियन सिखों को पाकिस्तान बग़ैर वीज़ा के आने की इजाज़त दी, अपनी सरजमीन पे उनको पाँव रखने की इजाज़त दी बग़ैर वीज़ा के। ये एक तरफा है। 2 तरफा तो अरेंजमेंट होते हैं कि अगर भारत ये कहे कि ठीक है पाकिस्तान की तरफ से भी लोग आएंगे, वो बगैर वजह के इधर आ जाएंगे और भारत से इधर जाएंगे, तो ये 2 तरफा अरेंजमेंट तो होता है, ये हो जाता है। लेकिन ये एक तरफा था, हमने बहुत बड़ी फेवर की। इसी तरह आप देख लीजिए कि हमारा जो एटीट्यूड है, जो रवैया है भारत की तरफ, वो हर हालात में हम बेशक ये कहें कि आप 1 कदम आए, हम 2 कदम आगे आएंगे, या मुज़ाकरात की बार बार दावत दें, तो हमारा रवैया एक मसालहाना है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि भारत में ये नहीं होगी चीज़। भारत कभी भी इसका ना तो खैर सगाली से जवाब देगा, ना आगे बढ़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मोदी की सारी सियासत ही इस चीज़ पे मबनी है जो हम मुसलमान दुश्मनी कहते हैं और पाकिस्तान दुश्मनी। वो अपना सियासी कैरियर क्यों तबाह करेगा? वो हारता हारता इलेक्शन फिर बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीत के सिर्फ इसी बात पे, पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पे, कि जी हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। एक झूठा वाक़या पुलवामा का, उसके ऊपर झूठ बालाकोट किया और दुनिया को ये कहा कि देखें हमने पाकिस्तान को दबा दिया, तो इसी पे वोट मिल गए। एक आदमी तीसरी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनना चाहता उस मुल्क का, तो उसको ज़रूरत है ऐसी चीज़ की, वो क्यों आपसे बातचीत करे? सही। हम जो ये बातें करते हैं 2 कदम आगे थे, ये हमारी हमाकत है। दोस्ती ताल्लुक 2 तरफा ख्वाहिश की बुनियाद पे होता है। अगर एक तरफा ख्वाहिश हो तो आप दोस्ती कहीं भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। लिहाजा उसको एहसास करवाना पड़ता है कि दोस्ती सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप मेरी ज़रूरत, और वो तब उसको समझ लगती है जब आप उसकी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, पकड़ते हैं। भारत को अगर तकलीफ पहुँचेगी, भारत को अगर अंदर से दुख होगा, भारत का खून बहता नज़र आएगा, तो उसको एहसास होगा कि पाकिस्तान के साथ हमने बात करनी है, कोई ताल्लुकात बनाने हैं। नहीं बनाएंगे तो ये हम भी रुलते रहेंगे इस तरह। तो ये वो रोना है जिसकी वजह से हम बेशक ये कहानियाँ सुनाते रहें, मोहब्बत की बीन बजाते रहें कि जी आप 1 कदम आए तो हम 2 कदम आएंगे, आप 10 कदम आएंगे, ये बेकार बातें हैं। इनका डिप्लोमेसी में, रियल वर्ल्ड में भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के चलिए जो है वो पाकिस्तान के हवाले से। डॉक्टर साहबा, आज का ये केस पाकिस्तान के हक में फैसला आता है तो पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, जिसमें ख़ास तौर पे अब राहदारी का इशू है वो चल रहा है, या मामलात आपको लगता है वो मज़ीद सर्द हो जाएंगे, मज़ीद खलीज पैदा हो जाएगी, और ये जो अमल हो रहा है करतारपुर का, ये भी रुकने के कुछ चांसेस हो सकते हैं? देखिए, मेरा टेक इस पर इंटायरली डिफरेंट है जी। हम इसी तरह का रेटरिक कायम रख सकते हैं जिसका जिक्र और अगले, या हम फैसला जब डॉक्टर हुमा वकाई साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं, कुछ
टेक्निकल इशू उनके साथ। लेकिन फैसल अजीज़ साहब, ये मामला बहरहाल अहम है कि आज अगर ये होता है तो फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो पहले ही बहुत बड़ी खलीज मुज़ाकरात की, दो बड़े मुल्क हैं, दो एटमी ताकतें हैं। तो आज के फैसले को तो पहले छोटे छोटे बात को भारतीय हुकूमत या वहाँ की इंतज़ामिया बड़ा इंटायरली डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, तो आज के फैसले के बाद भी ऐसी तवक्को की जा सकती है? देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान के हक़ में आता है इंशाअल्लाह आएगा तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान अमन के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, जिस तरह से जनरल साहब भी कह रहे हैं। और हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट का रवैया यही है, उन्होंने वोट ही मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान दुश्मनी में लिया है, तो वो चाहेगी नहीं कभी पाकिस्तान के साथ मिले। लेकिन सिखों के साथ जो रुकावट आएगी, जो हिंदुस्तान में रहने वाले सिख हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम आएगी, करतारपुर वाले मुआहदे से जब हिंदुस्तान हटेगा और सिखों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान दे रहा है वो नहीं हासिल होगी, तो फिर मालूम है क्या होना है। फिर सारी दुनिया के अंदर जो खालिस्तान तहरीक चल रही है, जो रेफरेंडम वाली बात हो रही है, 2020 में रेफरेंडम वाली बात हो रही है, वो उभर कर आगे आएगी और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सिख हैं वो डिमांड कर रहे हैं अलग रियासत की, खालिस्तान की अलग रियासत की, और 2020 के अंदर वो रेफरेंडम चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरनेशनली हमने देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जहां मैचेस थे वहां पे खालिस्तान तहरीक के झंडे थे, वहां मुतालबात हो रहे थे, वहां नारे लग रहे थे, और यूके के अंदर तो हर जगह के ऊपर वो मुजाहरे कर रहे हैं, इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं। तो इंडिया को बहुत सोच के समझ के पाकिस्तान के अमन के इस पैगाम को रद्द करना है। अब वो वाला टाइम नहीं, अब उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज अंदर जितनी अलहदगी की तहरीकें हिंदुस्तान में चल रही हैं मोदी संभाल नहीं पाएंगे। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है इसमें फैसल अजीज़ साहब, वो अंदर वहाँ पर जो अलहदगी हैं उसके बावजूद देख रहे हैं उनके पास वोट बैंक ज़्यादा हुआ, पाकिस्तान मुखालिफत में वो हीरो के तौर पर फिर उठ के आ गए और ऐसा लग रहा था कि वो तो बड़ी इजीली जीत के हैं, और अब अगले आने वाले वक्त में भी वो पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी में वो पेश पोश हैं, जैसे अभी बात करी थी जनरल साहब भी, तो और मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। तो उनके हुकूमत या इंटरनली उनको मजबूत होने में भी तो पाकिस्तान मुखालिफत ही चाहिए या मुस्लिम मुखालिफत ही चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन मुदस्सिर, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं हिंदुस्तान में, मुसलमानों की बड़ी तादाद है, निचली जात के हिंदू बड़ी तादाद के अंदर जिनका इस्तेहसाल हो रहा है, इसी तरह से क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, इन लोगों के साथ जो इस्तेहसाल हो रहा है, तो क्या इनको अलग कर देगा हिंदुस्तान? इनको अलग तो नहीं करेगा ना, वो तो अपने माइंड में उनको दबाना, मुसलसल दबाना चाहता है। जो इलेक्शंस हुए अभी आपने देखा था कि इंडियन आर्मी के ऊपर हमले हुए, उनके ट्रकों के ऊपर हमले हुए, बिल्कुल। तो सूरत हाल ये है कि अब वो इतना आसान नहीं होगा कि करतारपुर वाला मामला जो है वो भी सेकुलर हिंदुस्तान नहीं रहा, वो एक ऐसा हिंदुस्तान बन गया है जहां हुकूमत के खिलाफ अलहदगी की तहरीकों ने जोर पकड़ा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब आपका, डॉक्टर हुमा बुकाई साहबा और जनरल साहब हमारे साथ अमजद शुएब साहब मौजूद थे। आप तमाम अब आपको शुक्रिया अदा करते हैं। 7 बजे ये फैसला है, उस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।